मैं मोहम्मद वसीम साहब आपके पास आऊं, उससे पहले मेरे एक दर्शक हैं, वो आते हैं, उनका एक अपना एक स्टैंड रहता है, वो हम सबको पता है क्या स्टैंड है। वो कह रहे हैं कोर्ट्स कैन ओनली एडवाइज द पार्लियामेंट और असेंबली टू बॉर्डर लिखे हैं, लेकिन ब्रॉडर फ्रेमवर्क टू एनेक्ट लॉ बट कांट मेक। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का संवैधानिक दायित्व है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ये संविधान के दायरे में काम कर रहा है कि नहीं, ये उसका दायित्व है। ये कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है। अगर वो संविधान के दायरे में काम नहीं कर रहा और अगर वो उसको नहीं कर रहे हैं तो दे आर फेलिंग इन दैट ड्यूटी, जो मेरी समझ है। मैं आपसे भी इस पे एक टिप्पणी चाहूंगा, और बिना किसी उसके जो आज का जजमेंट आया है, इससे जैसे भाई जस्टिस कोलसे पाटिल का एक अपना व्यू है, राय साहब का अपना है, आप वहां बैठे हुए हैं, आपके हिसाब से ये थोड़ा आगे थोड़ा पीछे वाला है कि सबको खुश करने वाला है कि इससे कुछ हासिल भी हो रहा है? मोहम्मद वसीम साहब, और ये भी जरा बता दीजिए कि संविधान को ठीक से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, ये दायित्व किसका है? जी, आज का जो जजमेंट आया, जैसा आपने कहा, थोड़ा बैलेंस्ड है और मुझे भी लगा कि बैलेंस्ड ये जजमेंट है। तो खैर, क्योंकि इसमें जो एक बात आपने कही जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो चौथा ऑप्शन है, पूरा जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू इसी बात पे अटका था कि चौथा ऑप्शन के अपने पास बिल रखा रहे और उसको वापस भी ना करें, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। विदहोल्ड एसेंट, यानी एसेंट नहीं देने का मतलब पिछले जजमेंट में भी जो तमिलनाडु गवर्नर के जजमेंट था पारदीवाला, जस्टिस पारदीवाला का, और जो आज का जजमेंट है, दोनों में ये है कि ये चौथा ऑप्शन नहीं है, ये आपको वापस करना है। इसके पहले वाले जजमेंट में था कि टाइमलाइन था, आज के रेफरेंस ऑर्डर में ऐसा कोई टाइमलाइन नहीं बताया गया है। तो इसमें बहुत सारी बातें हैं। पहली बात तो यह है कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली साउंड है या नहीं है, और क्या इससे पहले वाला जजमेंट वो कॉन्स्टिट्यूशनली साउंड था या नहीं था। तो जहां तक देखें, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट तो एक्चुअली कोई नया लॉ बना नहीं सकता है। या तो वो ये बता सकता है कि जो लॉ बना है वो सही लॉ है या नहीं है, या बने हुए लॉ और संविधान के अंदर जो भी बॉडीज काम कर रही हैं वो प्रॉपरली काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन की चार दीवारी के अंदर रहते हुए एक अच्छा जजमेंट दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि टाइमलाइन फिक्स करना हमारी जिम्मेदारी, रादर ये हम अगर फिक्स करें तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट के साथ नहीं होगा। मेरा भी मानना है कि टाइमलाइन फिक्स करना कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट में नहीं है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई मेंशन नहीं किया गया है। आप उस चीज को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ ला सकते हैं। टाइमलाइंस बहुत जगह पे 15 दिन, 1 महीना, 3 महीने के टाइमलाइंस जहां पे जरूरत पड़ी है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। यहां पर ऐसा कोई टाइमलाइन नहीं मेंशन किया गया है। तो अगर आप कोई पर्टिकुलर टाइमलाइन बोलते हैं किसी कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी को करने के लिए, फॉलो करने के लिए, तो वो थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अप्रोप्रिएट नहीं हुआ। हालांकि खिलाफ भी नहीं होगा, क्योंकि जब आप रीजनेबल टाइम की बात करते हैं, क्योंकि हर जगह रीजनेबल टाइम का यूज किया गया है, एज सून एज मे बी, जितना जल्द हो उतना जल्द। अब 2 साल तो जल्द है नहीं, 3 साल जल्द है नहीं। तो जब बार बार आप देख रहे हैं तो आप टाइमलाइन भी फिक्स कर सकते हैं, भले वो कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट में नहीं हो। तो मेरा ये मानना है कि अभी वाला तो ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के चार दीवारी के अंदर है और अच्छा बैलेंस जजमेंट है। लेकिन अभी के हालात को देखते हुए, भले ही आप टाइमलाइन कॉन्क्रीटली नहीं फिक्स करते, लेकिन जो टाइमलाइन था जस्टिस पारदीवाला का, आप ये कह सकते थे कि ये टाइमलाइंस तब तक लागू रहेंगे जब तक कि इस सिलसिले में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होकर या कोई प्रावधान लेजिस्लेचर से ऐसा नहीं आता है। तो इस पूरे माहौल में ये एक बेहतर होता, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट और लेटर सबको रिस्पेक्ट करते हुए रहता। वो एक तरफ आपको फेडरलिज्म को भी की भी रिस्पेक्ट होती, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की भी रिस्पेक्ट होती, और साथ साथ जो बैलेंस ऑफ पावर है उसका भी रिस्पेक्ट होता। अब एक मुद्दा ये हमेशा रहा है कि ये जो पूरा हंगामा है वो एक चीज को लेकर रहा, जिसपे बहुत सारे कमिटीज, कमीशंस ने अपने विचार दिए हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन फर्स्ट, सेकेंड, सरकारिया कमीशन,
पूंची कमीशन, सबने इस पर बहुत लंबा मशवरे दिए हैं। और मुद्दा हमेशा यही रहा है कि क्या गवर्नर सेंटर का एजेंट है या वो स्टेट गवर्नमेंट का नॉमिनल हेड है, एक रिस्पॉन्सिबल हेड है। वो स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबल हेड है या बस सेंटर का एक एजेंट बनकर है। तो हमने आमतौर पे देखा है कि गवर्नर्स सेंटर के एजेंट की तरह ज्यादा काम करते हैं और फिर वही पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस की तरफ हम जाते हैं कि जब भी आप खिचड़ी बनाते हैं तो थोड़ा बहुत दिक्कत तो होती है। तो जब आप पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो उसमें सेपरेशन ऑफ पावर जो होता है ना वो कंप्लीट है नहीं। आप गवर्नर भी रख दिए और फिर एक एग्जीक्यूटिव भी लेजिस्लेचर से ले आए, तो वो कहीं ना कहीं मतलब वो उसका वो एक लंबा डिबेट है कि गवर्नर का रोल कितना जो है, गवर्नर होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए, है तो उसके फायदे क्या है, उसके नुकसानात क्या है। तो हम देख रहे हैं कि हमारा एक्सपीरियंस गवर्नर को लेकर के जिस चीज के लिए गवर्नर का पोजीशन रखा गया था कि एक रिस्पॉन्सिबल हेड रहेगा, और जैसा कि हमसे पहले भी एडवोकेट साहब ने बताया कि एक रिस्पॉन्सिबल आदमी को गवर्नर बनाया जाना चाहिए, एक अर्थशास्त्री को, एक संविधान का जानकार को गवर्नर बनाया जाना चाहिए, ना कि किसी को भी बना दिया जाना चाहिए। तो उस तरह के पोजीशन में गवर्नर या प्रेसिडेंट रहें जो कि एक तरह से वॉच डॉग करे, एक रिस्पॉन्सिबल कॉन्शियस वॉच डॉग की तरह काम करे, तभी गवर्नर का पोजीशन या प्रेसिडेंट का पोजीशन सार्थक है। मैं एक उदाहरण देता हूं कि गवर्नर का जो पोजीशन है, प्रेसिडेंट का पोजीशन, सिर्फ पूरी दुनिया के संविधानों में मैंने देखा कि एक ही जगह ऐसे प्रावधान भी बनाए गए हैं जहां वो पोजीशन सार्थक होता हुआ दिखता है, और वो है सिंगापुर। सिंगापुर के प्रेसिडेंट के लिए इतने सारे क्वालिफिकेशंस चाहिए कि जब आप गार्जियन बनते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में क्या रोल है प्रेसिडेंट का, गवर्नर का, कि आप गार्जियन बने, आप एजेंट ना बने, आप सिर्फ किसी के इशारों पर ना नाचे। तो जब आपका रोल एक गार्जियन का है तो आप कि जो स्टैंडिंग भी उस गार्जियन की तरह होनी चाहिए। आप बहुत एक्टिव आदमी नहीं है, आप एक्टिवली स्टेट गवर्नमेंट नहीं चला रहे, आप बस एक गार्जियन है, एक वॉच डॉग है। तो सिंगापुर में इतने क्वालिफिकेशंस है कि एक साल, मुझे याद आ रहा है 7-8 साल पहले, 10 साल पहले, सिर्फ एक आदमी क्वालिफाई किया पूरे सिंगापुर में। इतने सारे क्वालिफिकेशंस है प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए। तो ये सोचिए इतना स्ट्रिक्ट है। तो वो आदमी, तो जब इतने स्ट्रिक्ट क्वालिफिकेशंस होंगे तो वो आदमी किसी को सुनने नहीं जा रहा है, वो सही हो या गलत, उसे जो सही गलत लगेगा उस हिसाब से वो अपने कॉन्शियंस के हिसाब से डिसाइड करेगा कि क्या सही है क्या गलत है। इंडिया में ये हो नहीं रहा है। सरकारी कमीशन ने भी कहा है कि अगर आप जब डिस्क्रिशन की बात करते हैं तो वो डिस्क्रिशन गवर्नर का होना चाहिए, वो डिस्क्रिशन किसी और का डिस्क्रिशन नहीं होना चाहिए। अभी जो डिस्क्रिशन हो रहा है वो तो यूनियन गवर्नमेंट का डिस्क्रिशन है। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज साझी नहीं की गई है, सोचा ही नहीं गया है। जहां तक आप बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स में भी इसको लेकर शंसा व्यक्त की गई थी कि भाई जो डिस्क्रिशन दे रहा है गवर्नर को, तो कहीं वो पूरा खल्क ना कर दे। तो अम्बेडकर ने कहा कि नहीं, ऐसा तो गवर्नर को करना नहीं चाहिए, मुझे उम्मीद है गवर्नर ऐसा नहीं करेगा। तो हर तरह से, चाहे वो गवर्नर के पोजीशन का लॉजिक हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट हो, चाहे वो अलग अलग कमीशंस की रिपोर्ट हो, वो इस तरह से डिपिक्ट करती है कि गवर्नर एक वॉच डॉग है जो कॉन्शियसली अपना डिस्क्रिप्शन को ये करेगा, और वो चीज गवर्नर कर रहे हैं रिपीटेडली। डेफिनेटली मेरी समझ में अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आना चाहिए जो गवर्नर की क्वालिफिकेशंस को काफी बढ़ा दे, ताकि वो एक इंडिपेंडेंट आदमी रहे। या तो पोजीशन ही आप हटा दें, और या नहीं तो गवर्नर के पोजीशन को आप एकदम मतलब उसके लिए क्वालिफिकेशन बढ़ा दें, टाइमलाइन सेट कर दें। और हाँ, एक बेहतर जजमेंट ये ऑर्डर तब होता प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पे जब ये कहा जाता है कि जस्टिस पारदीवाला ने कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट, हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो एक्सप्रेस प्रोविजन है उसके साथ मिलता जुलता ना हो, लेकिन स्पिरिट को अलाइव रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए उन्होंने टाइमलाइन सेट किया। और ये टाइमलाइन तब तक रखा जाए जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसको लेकर के नहीं हो। तो मेरी समझ बस यही है कि बैलेंस ऑर्डर है, लेकिन टाइमलाइन होता तो बेहतर होता।